Well, good morning everyone. I hope I am audible to everyone. और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक समथिंग कॉल्ड गेम थ्योरी। देखो बेटे, जो सब्जेक्ट ये टॉपिक है इसका नाम जो दिया गया है गेम थ्योरी। इसका नाम गेम क्यों दिया गया है? क्योंकि एक एनालॉजी डेवलप की गई है गेम से रिलेटेड कि कैसे स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग की जाती है। मीन्स गेम में क्या होता है, कोई भी आप गेम खेलते हो, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे चेस हो, और अदरवाइज का इंडोर आउटडोर कोई भी गेम होता है, उस गेम में इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं। क्या स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यानी कि अपने अपोनेंट को डिफीट करना है। भाई गेम होगा तो ऑब्वियस बात है ना, एक आदमी जीतेगा, एक हारेगा, एक 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 टीम जीतेगी, दूसरी टीम हारेगी, इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। टाई भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि टाई भी हो सकता है। तो इस तरह से इस एनालॉजी दी गई है। तो यानी कि गेम थ्योरी क्या है कि इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स जिन सिचुएशन में स्ट्रेटेजाइज करके डिसीजन मेकिंग ली जाए, उन सिचुएशंस को हम गेम थ्योरी की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिड यू गेट इट? तो गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कि जहां पर हमें स्ट्रेटेजाइज करके डिसीजन मेकिंग लेनी हो, डिसीजन लेना हो, उसको हम लोग गेम थ्योरी कहते हैं। अब जैसे कि गेम में होता है, कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ अपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो इसी तरह से गेम थ्योरी की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि जब हम किसी भी सिचुएशन को एज अ गेम थ्योरी जब एनालिसिस करेंगे, तो उनमें किस किस चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, या कौन कौन से एलिमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए, कि ये पता करने के लिए कि ये गेम थ्योरी सिचुएशन है भी या नहीं, इसको हम गेम थ्योरी की हेल्प से एनालिसिस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गेम थ्योरी इज। तो सबसे पहला जो एलिमेंट गेम थ्योरी के लिए जरूरी होता है वो है कंपटीशन। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि द इंटरेस्टेड parties, or you can say the players, or you can say the participants, कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज या पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे मस्ट हैव दे मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। मतलब गेम थ्योरी को स्टडी करने के लिए, या किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को, या किसी भी सिचुएशन को एज अ गेम थ्योरी एनालिसिस करने के लिए जरूरी है कि उस सिचुएशन में कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी चीज का कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर हम स्ट्रेटेजाइज किस लिए करेंगे? स्ट्रेटेजी बनाई ही इसलिए जाती है क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं, या हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सामने वाली पार्टी के साथ हमारा कोई कंपटीशन है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो वो भी अचीव करना चाह रहा है और हम भी अचीव करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है हमारे बीच में, जिस टारगेट को हम अचीव करना चाह रहे हैं। या बात समझ में आ रही है? जिस टारगेट को हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो जब तक वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होगी, जब तक वो कंपटीशन का एलिमेंट नहीं होगा, देन गेम थ्योरी विल नॉट बी अप्लाइड ओवर देयर। ठीक है, कि जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पर गेम थ्योरी को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट मींस। तो गेम थ्योरी की तरह
सिचुएशन को का एनालिसिस करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि कंपटीशन इज रिक्वायर्ड, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या डिसीजन मेकिंग में, उस तरह के डिसीजन मेकिंग में, उनका कुछ ना कुछ बेसिस पर कंपटीशन होगा। जैसे कोई मार्केट है, जो मान लीजिए दो फर्म्स हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन है कि उन्हें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है या अपने ब्रांड को ज़्यादा हाईलाइट करना है, या उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज ज़्यादा बेटर बनानी है, या उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अपने अपोनेंट्स के रिलेटिवली, या अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं अदर फर्म से उनके रिलेटिवली। तो कंपटीशन का होना ज़रूरी है गेम थ्योरी में। The second aspect that is required in the game theories or for analysis of a situation as a game theory is the existence of players. Well, there has to be some players. अब players का मतलब क्या है? Players का मतलब है participants. Participants कह लीजिए, इनको players कह लीजिए, ठीक है, या एजेंट्स भी कह सकते हैं, कई जगह एजेंट्स भी लिखा होता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो मींस कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटीज होनी चाहिए, एंटिटीज होनी चाहिए जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम एग्जांपल लें तो फर्म्स भी पार्टिसिपेंट्स हो सकती हैं जो मार्केट शेयर के लिए कंपीट करती हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में ले तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज भी व्हाट यू कॉल इट, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम एज अ प्लेयर्स लेकर चल सकते हैं। अगर कोई गेम का सेटअप ऐसा है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऐसी है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज भी एज अ प्लेयर्स एक्ट कर सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट, आई होप ये सेकंड पॉइंट समझ आया होगा आपको। थर्ड रिक्वायरमेंट इज देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव, मींस दे द पॉलिटिकल पार्टीज और द प्लेयर्स और द पार्टिसिपेंट्स whomever इट इज, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सो दैट कि वो उसको अचीव करना चाहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। अगर कोई फर्म है, फर्म्स अगर पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, एटसेट्रा। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव कोई फर्म ले सकती है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम ले लें, अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर ले लें, हम पॉलिटिक्स को ले लेते हैं यहाँ पर, या पॉलिटिशियंस को ले लेते हैं। तो पॉलिटिशियंस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू सिक्योर हाईएस्ट वोट्स इन द इलेक्शन, ठीक है, या टू इस्टेब्लिश कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। भाई पब्लिक में अपना कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश करेंगे तो भी वही पॉलिटिशियंस ज्यादा वोट्स को सिक्योर कर पाएगा, जिसमें लोग कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, राइट, जिसमें लोग अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि हाँ भाई ये पॉलिटिशियन ज्यादा बेटर है, इस पॉलिटिशियन से इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो वो उसको वोट करेंगे। मतलब इस तरह की भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो जो भी कोई गेम होगा, यानी कि जो भी कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन होगी, वहां पर ऑब्जेक्टिव्स का होना जरूरी है। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू और whomever is watching this video, right? The fourth point is there has to be certain rules. Well, see, there are no games which are out of the rules. कोई भी गेम ऐसा नहीं होता है जो रूल्स के बिना खेला जाता हो। चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप चेस खेलें, चाहे आप फुटबॉल खेलें, चाहे आप बास्केटबॉल खेलिए, चाहे आप वॉलीबॉल खेलिए, चाहे आप बैडमिंटन खेलिए, मीन्स कोई भी गेम हुआ, उस गेम के अपने सेट रूल्स होते हैं।
बात समझ आ रही है? उस गेम के अपने सेट रूल्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर रूल्स से हमारा मतलब क्या है, अ सेट ऑफ डोमेन अंडर विच द पर्टिकुलर गेम इज टू बी प्लेड। कि ऐसी एक डोमेन डिसाइड कर देना रूल्स के तहत, जिस डोमेन के अंदर अंदर आपको वो गेम खेलना। अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, फर्म्स कंपीट करती हैं, राइट? मान लीजिए फर्म्स का कंपटीशन ले लेते हैं, तो भाई उनके लिए रूल्स क्या है? उनके लिए रूल्स आड़े आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी वो उनको फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक फर्म है ए और दूसरी फर्म है बी। मान लीजिए ए फर्म अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाह रही है, तो जो वो एडवर्टाइजमेंट के जो रूल्स हैं हमारी कंट्री में, जो गवर्न करते हैं पैकेजिंग को, जो गवर्न करते हैं रूल्स मार्केटिंग को, जो गवर्न करते हैं रूल्स प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, तो वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो एक्ट करेंगी एज अ रूल्स फर्म्स के लिए। इसी तरीके से मान लीजिए व्हाट डू यू कॉल इट, the region in which the firms is operating, in which firms are operating, तो वो सारे जो रूल्स होंगे वो गवर्न करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपटीशन है तो वो एंडलेसली लॉ एंड ऑर्डर को वायोलेट करके कुछ भी जाके अपना एडवर्टाइजमेंट या अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अंध खाते से कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। उसको सर्टेन रूल्स के तहत ही वो गेम खेलना है। तो रूल्स से यहां मतलब है सेट ऑफ डोमेन, यानी कि जो भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड है, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसके कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे मान लीजिए वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, चाहे वो एक फर्म के ऑपरेशन से रिलेटेड है, रीजन को डिसाइड करता है या क्वांटिटी प्रोड्यूस को डिसाइड करते हैं, वो सारे रूल्स गवर्न करेंगे इन दोनों के कंपटीशन को। दोनों ही फर्म्स को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और विद इन दैट रूल्स, विद इन दोज रूल्स, they are supposed to compete with each other, they are supposed to strategize things against each other, you can say that। तो कहने का मतलब क्या है कि गेम थ्योरी में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कहलाती है रूल्स, कि भाई रूल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, मैं पॉलिटिक्स का फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। पॉलिटिक्स का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखो बेटे, पॉलिटिक्स में भी गेम थ्योरी अप्लाइड होती है, अदर जगह पर भी होती है, बहुत सारी और जगह पर भी इनकी एप्लीकेशंस हैं, बट पॉलिटिक्स क्योंकि बर्निंग इशू है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज, हम लोग उससे ज्यादा अवेयर रहते हैं उस तरह की टेक्टिक से, कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट किस तरह का, या उसके कंपटीशन में किस तरह की अपनी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करती है इलेक्शन को विन करने के लिए, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए। इसलिए मैं पॉलिटिक्स का एग्जांपल इसके साथ साथ दे रहा हूँ। मींस आप लोगों की सोच सिर्फ यहां तक सीमित ना रहे कि फर्म्स में ही गेम थ्योरी अप्लाई होगी या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वही होगी, अदरवाइज भी उसको हम यूज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में क्या है? पॉलिटिक्स में सेट ऑफ रूल्स क्या है? मान लीजिए गवर्नमेंट रूल्स तो ऑब्वियस बात है, रहते ही हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं, होते ही हैं। बट जैसे जब इलेक्शंस कैंपेनिंग होती है, जहां पर पॉलिटिक्स बेसिकली जो चीज करते हैं, तो वहां पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है कंट्री का, इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, जिनको हम आचार संहिता भी बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हर पॉलिटिशियन को उन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स पर कई बार क्या होता है, इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कहते हैं कि इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और अब हम इस तरह की एडवर्टाइजमेंट या इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के कमिटमेंट्स पब्लिकली नहीं कर पाएंगे, या इतने रुपए से ज़्यादा हमें अपने इलेक्शन कैंपेन पर खर्च नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के रूल्स होते हैं। इन ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये मोटे मोटे तौर पर 4 एलिमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि जरूरी होते हैं
गेम थ्योरी को समझने के लिए, यानी कि हमें अगर किसी सिचुएशन को एनालिसिस करना है किसी सिचुएशन का एज अ गेम थ्योरी, तो हमें वहां पर ये सारे एलिमेंट्स जब प्रेजेंट होंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू डू दैट। उस सिचुएशन को आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की तरह यूज कर सकते हो। आई होप जो ये मैंने बताया आपको समझ आया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो गेम थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं लिख रहा हूं यहां पर। हालांकि ये जरूरी नहीं है ये टर्मिनोलॉजी यहीं पर बताई जाए, बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम गेम थ्योरी में यूज करते हैं, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट एक या दो या तीन जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं गेम थ्योरी में बार बार। तो उन टर्म्स के मतलब हमें पता होने चाहिए, उन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी न्यूमेरिकल आए या कोई भी सिचुएशन हमें दे रखी है उसको हम एनालिसिस कर सकें एज अ गेम थ्योरी। तो सबसे पहली टर्म क्या है? देखिए, एक टर्म तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्लेयर्स, कि प्लेयर्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्लेयर्स का गेम थ्योरी में मतलब क्या है, थोड़ा और एलोबरेट कर देता हूं इस टर्म को। सबसे पहले टर्म प्लेयर्स आएगा, प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर ए, प्लेयर बी, इस तरह से नाम आएंगे। प्लेयर का मतलब है डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर। अभी हमने ऊपर पार्टिसिपेंट्स तो पढ़ा ही है ना। तो पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है, या मान लीजिए एजेंट का मतलब क्या है, कि वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी दैट टेक्स डिसीजंस। यानी कि प्लेयर से मतलब उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी से है गेम थ्योरी में, जो डिसीजन लेती है कि भाई हमें एडवर्टाइज करना। मान लीजिए फर्म है, तो वो फर्म डिसीजन मेकर होगी, वहां पे वो फर्म प्लेयर होगी, तो वो फर्म डिसाइड करेगी हमें एडवर्टाइज करना है नहीं करना है, मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च करना है नहीं करना है, हमें मान लीजिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करनी है नहीं करनी है, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या व्हाट यू कॉल इट मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। तो वो जो डिसीजन मेकिंग का जो काम करते हैं ना, उनको प्लेयर्स बोलते हैं। या आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हो, जो कोई भी प्लेयर आइडेंटिफाई किया जाएगा गेम थ्योरी में, तो उस प्लेयर का मतलब होता है डिसीजन मेकर, क्योंकि उसके डिसीजन पर ही फिर आउटकम डिपेंड करता है। इज दैट ओके? तो प्लेयर से मतलब यहां पर होता है व्हाट यू कॉल इट डिसीजन मेकर, और वो डिसीजन मेकर को हम प्लेयर या पार्टिसिपेंट कहते हैं गेम थ्योरी में। मेरा मतलब है कि प्लेयर से उसको हम इंडिकेट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द स्ट्रेटेजी। दिस इज द टर्म विच विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब है एक तरीके से सेट ऑफ एक्शंस that are available with the players, or you can say participants। कि स्ट्रेटजी का मतलब है कि सेट ऑफ एक्शंस, यानी कि एक एक्शन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी एक्शन हो सकते हैं, जो एक प्लेयर के पास या पार्टिसिपेंट के पास अवेलेबल होते हैं कि वो क्या एक्शन ले सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक फर्म है, एक फर्म को अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो सपोज करो उसके पास दो तरह की पॉलिसीज हैं, दो तरह के एक्शन वो ले सकती है। क्या? स्पेंड स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, और डू नॉट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट।
कि वो एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करे या एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च ना करे। वो दोनों ही, यानी कि उसके पास क्या हो गए, दो एक्शंस अवेलेबल हो गए, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। ये दोनों मिलकर उसकी स्ट्रेटेजी कहलाती हैं। ये एक प्लेयर की स्ट्रेटेजी का, इस फर्म की, जो भी कोई एक पर्टिकुलर फर्म होगी, उस फर्म की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो गया। तो अब वो फर्म क्या कर सकती है, वो ए पॉइंट भी फर्स्ट भी चूज कर सकती है, एक्शन सेकंड एक्शन भी चूज कर सकती है, अगेंस्ट द एक्शन दैट हैज बीन टेकन बाय द अपोनेंट और द काउंटर पार्ट, जो भी काउंटर पार्ट या अपोनेंट होगा उसके अगेंस्ट। तो कहने का मतलब है, स्ट्रेटेजी से मतलब है कि वो एक्शंस जो एक इंडिविजुअल के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जस्ट लिटरली गेम का ही। सपोज क्रिकेट गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट का गेम है, सपोज करो, वी सपोज क्रिकेट चल रहा है यहां पर, ठीक है। क्रिकेट में क्या है, एक जो बॉलर होता है, बॉलर के पास क्या है कि उसने बॉल डालनी है, तो वो कैसी बॉल डाल सकता है, वो स्पिन भी डाल सकता है, वो आउट स्विंग भी डाल सकता है, राइट, वो इन स्विंग भी डाल सकता है, ठीक है, वो एक तरीके से फुल टॉस भी डाल सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। और भी तरह की बॉल्स होती होंगी, मैं इतनी जानकारी रखता नहीं हूं, बट जितना मुझे मालूम था, यॉर्कर भी है, मतलब वैरायटी ऑफ बॉल्स ही कैन यू नो पुट बिफोर द बैट्समैन, की बैट्समैन के सामने वो किस तरह की बॉल वो डालता है, ठीक है। तो इतनी तरह की उसके पास ये स्ट्रेटेजीज या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो गया, ये बॉलर के पास स्ट्रेटेजी होगी, ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ये सेकंड एक्शन हो गया, थर्ड, ये फोर्थ। वो इनमें से कोई भी चूज कर सकता है, इसके अलावा भी और जो होंगे उसको कर सकते हैं, वो इनमें से कोई भी चूज सकता है। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए बैट्समैन है, अब बैट्समैन के पास क्या स्ट्रेटेजी होगी कि वो डक कर दे, कि भाई बॉल को छेड़े ही ना, जो भी बॉल आए। दूसरा है डिफेंस करे, डिफेंसिव खेले, कि भाई सिर्फ बल्ले को अड़ा दे, कि कोई शॉट मारने की ना सोचे। वो सोचता है कि भाई क्या कहते हैं कि ऑफ में हिट करने की सोच सकता है, वो लेग में हिट करने की सोच सकता है, राइट, एटसेट्रा। इसी तरह के बहुत सारे शॉट्स होंगे जो वो प्लेयर खेल सकता होगा। मैंने ये 4 लिखे हैं, जितना मुझे समझ आया कि क्रिकेट के बारे में जितनी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से। तो ये बैट्समैन की स्ट्रेटेजीज होगी, स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्ट्रेटेजी नंबर 3, स्ट्रेटेजी नंबर 4। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के पास स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि जो उसके पास एक्शंस के जो सेट होता है, जो एक्शंस वो ले सकते हैं, जो डिसीजंस वो ले सकते हैं, जिनके बेसिस पर वो आउटकम डिपेंड करता है, उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये मतलब समझ आएगा, व्हाट डज स्ट्रेटेजी मींस इन द गेम थ्योरी। Now the next the term which is being used more frequently in the game theory is something called payoffs. Payoffs का मतलब क्या है? Payoff का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से payoff means the outcome. Payoff का सिंपल अगर आप मतलब जानना चाहो तो payoff का मतलब है एक तरीके से आउटकम। आउटकम का मतलब क्या हो गया? दैट इज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी or action adopted by player, adopted by a player, कि एक जो प्लेयर था और एक जो पार्टिसिपेंट था, उस प्लेयर और पार्टिसिपेंट ने जो भी स्ट्रेटेजी चली, उस स्ट्रेटेजी का जो भी आउटकम आया उस प्लेयर के लिए, वो उसका पे ऑफ कहलाता है। उसको हम पे ऑफ कहते हैं, आउटकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए बॉलर ने स्पिन बॉल डाली, ठीक है, बैट्समैन ने उस पर शॉट मार दिया और 4 रन चले गए,
तो एक तरीके से लिए बैट्समैन के लिए ये पॉजिटिव आउटकम रहा और बॉलर के लिए ये नेगेटिव आउटकम रहा, स्पिन बॉल डालना। डिड यू गेट इट? तो आउटकम, पे ऑफ का मतलब है आउटकम, कि क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट क्या आया है, ठीक है ना। तो पे ऑफ का मतलब है एक तरीके का आउटकम, और यू कैन सिंपली से द रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द प्लेयर्स। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो व्हाट डज दिस मीन्स, कि जो पे ऑफ होता है, पे ऑफ कैन बी पॉजिटिव एंड पे ऑफ कैन बी नेगेटिव। देयर कैन बी पॉजिटिव पे ऑफ, देयर कैन बी नेगेटिव पे ऑफ। तो ये मतलब होता है बेटे पे ऑफ का गेम थ्योरी में। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द गेम थ्योरी दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, कि भाई गेम थ्योरी का मतलब क्या होता है और उसमें क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं किसी भी सिचुएशन को एज अ गेम थ्योरी एनालाइज करने, एनालिसिस करने के लिए, एज अ गेम थ्योरी थ्योरेटिकल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं गेम थ्योरी से एसोसिएटेड है। इसके अलावा भी और जो टर्म्स धीरे धीरे आती जाएंगी, हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।